तो बच्चे अब हम बात करने जा रहे हैं हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट कैसे होती है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कौन कर रहा है। क्योंकि बच्चे इनिशियली अगर हम बात करें, हमने पढ़ा कि कार्डिक साइकिल हो रहा है ना, यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल हो रहा है। अब बच्चे वो डायस्टोल और सिस्टोल मिलकर हमारे पास एक हार्ट रेट बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट वो कार्डिक साइकिल जो है वो रन कर रहा है 72 टाइम्स, जो कि हार्ट रेट कहा जाता है। अब बच्चे उस हार्ट रेट के दौरान हमारे पास जो साउंड जनरेट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है हार्ट बीट को। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट मतलब हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट रेट को कंट्रोल करना, क्योंकि हार्ट रेट जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास हार्ट रेट क्या होगा, ठीक है। अब बच्चे हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म्स हैं। जैसे हमने लंग्स के केस में बात की थी, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए वी हैव नर्वस एज वेल एज केमिकल रेगुलेशन। इनके केस में भी बच्चे हमारे पास पहला मैकेनिज्म है नर्वस रेगुलेशन का। और ब्रीदिंग रेट को कौन कंट्रोल कर रहा था? रेस्पिरेटरी सेंटर। ब्रीदिंग रेट को रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा था ना, और वो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ था? मेडुला ऑब्लोंगाटा में, है ना। मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन का और ब्रेन स्टेम का पार्ट है। अब बच्चे नर्वस रेगुलेशन जो है हार्ट के केस में भी वही करता है। नर्वस रेगुलेशन इज डन बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा अगेन। हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो ही नर्वस रेगुलेट करता है। जैसे मैंने बताया कि एसए नोड के अलावा हार्ट बीट को जनरेट करना और स्टॉप करने का काम जो है वो नर्वस सिस्टम का नहीं है। नर्वस सिस्टम जो है इस चीज में इंटरफेयर नहीं करता, बट हाँ वो ऐसे नोड तक मैसेज जरूर पहुंचाता है कि उसे हार्ट रेट को अब बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है उसमें सेंटर होता है कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर भी था, है ना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आप जिसे कहते हो, वैसे ही कार्डियक सेंटर भी होता है मेडुला में। और इस कार्डियक सेंटर में हमारे पास दो पार्ट्स है, दो रीजन्स है, ठीक है। कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। और एक कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर का रोल है कि ये हार्ट रेट को रिड्यूस करेगा, इट रिड्यूसेस हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट को रिड्यूस कर देगा। अब बच्चे हार्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए ये कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर एक स्पेशल तरह की नर्व्स की हेल्प से, नर्वस सिस्टम की हेल्प से सप्लाई भेजता है। तो मतलब हमारे पास कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को मैसेज भेजना है तो उसके लिए दो तरह के नर्व्स, ब्रेन नर्व्स जो है वो यूज होगी, एक वेगस नर्व और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये दो तरह की नर्व्स जो है ये नर्व्स मैसेज लेकर आती है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से, यानी कि ब्रेन के उस सेंटर से जो हार्ट की एक्टिविटी को लो करना चाह रहा है वहां से मैसेज जो है ये दो नर्व्स लेकर आती है, वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। वेगस नर्व एक ब्रेन नर्व है, क्रेनियल नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक स्पाइनल नर्व है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। अब बच्चे कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर ने इन दोनों नोड्स की हेल्प से मैसेज भेजा एसए नोड के पास और उसने हार्ट रेट को कम कर लिया, ठीक है। बट इससे अपोजिट काम हमारे पास होता है कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर में। कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर जो है वो हार्ट रेट बढ़ाता है, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। और बच्चे इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है
एक नर्व के थ्रू, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व जो है वो कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास नर्वस रेगुलेशन, यानी कि हार्ट रेट को कम किया जा रहा है, हार्ट रेट को ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, और जो जो नर्व्स इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है वो भी लिखा हुआ है। और बच्चे इन नर्व्स के बारे में ना याद रखोगे, ये नर्व्स जो है ये आगे भी आप पढ़ोगे और इसे हम रिलेट करेंगे एक हार्मोनल सिस्टम के साथ भी। ठीक है, तो फिलहाल अब बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन यानी कि हार्मोनल रेगुलेशन की। तो बच्चे हमारे पास केमिकल रेगुलेशन यानी कि हार्मोनल रेगुलेशन में दो तरह के हार्मोन्स हैं जो कि मेजरली काम करते हैं हार्ट रेट को कंट्रोल करने में डायरेक्टली। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं के नाम लिखने जा रही हूँ। वो डायरेक्ट हार्मोन्स जो है उसे आप जानते हो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये दो हार्मोन्स हैं जो कि डायरेक्टली हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कंट्रोलिंग हार्मोन्स के पहले नाम लिखे। तो बच्चे इन दोनों का काम है हार्ट रेट इंक्रीज करना। हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि एड्रेनलिन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और नॉर एड्रेनलिन हार्ट रेट को कम करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों हार्मोन्स जो है वो अपोजिट सिचुएशन में काम करते हैं लेकिन काम सेम करते हैं। तो बच्चे एड्रेनलिन की सिक्रीशन जो है वो हमारे पास इस नर्व के कंट्रोल में है और नॉर एड्रेनलिन की सिक्रीशन इस नर्व के कंट्रोल में है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन दोनों ही हमारे पास हार्ट रेट को लेकिन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एड्रेनलिन करेगा नॉर्मल सिचुएशन में, जब आपके पास कोई डर वाली कंडीशन है, फेयर वाली कंडीशन है, तो उस दौरान। पर नॉट एड्रेनलिन नॉर्मल सिचुएशन में काम कर रहा है, जैसे आप जिम्नाशियम कर रहे हो। ठीक है, जिम के दौरान, रनिंग के दौरान, जॉगिंग के दौरान ये वहां पे काम करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में और ये एबनॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास केमिकल रेगुलेशन। पर हाँ, एक हार्मोन और है हमारे पास जो इनडायरेक्टली काम करता है बेटा। ठीक है, इनडायरेक्टली काम करता है, वो हार्ट रेट को कम करता है, दैट इज थायराइड। थायराइड इनडायरेक्टली कम करेगा। थायराइड ग्लैंड जो है इट डिक्रीजेस हार्ट रेट बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो इसके केस में क्या होता है बच्चे, हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इंक्रीज करेगा अगर उसकी कंडीशन बढ़ जाती है, बट अगर उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो वो इनडायरेक्टली डिक्रीज भी करता है। ठीक है, तो इंक्रीजेस हार्ट बीट, हार्ट रेट अगेन इनडायरेक्टली व्हेन थायरॉक्सिन इंक्रीजेस, जब थायरॉक्सिन इंक्रीज हो जाएगा। और इसके केस में जब थायरॉक्सिन डिक्रीज हो जाएगा तब हार्ट रेट इनडायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, थायरॉक्सिन का मेन काम क्या है, बीएमआर को यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा है। अब बीएमआर अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन की वजह से कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हार्ट रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो हार्ट रेट भी अकॉर्डिंगली कम होगा बेटा। ठीक है, और थायराइड जो है अगर वो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन बढ़ा देता है तो थायरॉक्सिन जब इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को, हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक टाइम पे एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और मिनिमली भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पंप हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास रेगुलेशन।
ठीक है। तो बच्चे ब्लड सिस्टम से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे डिसऑर्डर्स जो ब्लड सिस्टम से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन जो है वो रिलेटेड होता है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर से, ठीक है। हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास इस वजह से होता है जब हमारे पास कंटिन्यूसली और परसिस्टेंट जो है सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू परसिस्टेंट हाई सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो है बच्चों उसी केस में हाई सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा है। लेकिन बच्चों सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो कि ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई है। आप हमेशा ब्लड प्रेशर की बात करते हो कि ब्लड प्रेशर है क्या, ठीक है। तो बच्चे ब्लड प्रेशर जो है इट्स द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन आर्टरीज ऑफ ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ठीक है। तो बच्चे ब्लड प्रेशर जो है इट्स द प्रेशर exerted by blood on walls of artery। आर्टरी की वॉल्स पे जो ब्लड एक्सर्ट करता है प्रेशर, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। बट बच्चे प्रेशर जो है वो दो कंडीशंस में मेजर किया जाता है, ड्यूरिंग सिस्टोल एंड ड्यूरिंग डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों स्टेजेस में। ऑरिकुलर सिस्टोल या डायस्टोल हमारे लिए यहाँ पे इस केस में जरूरी नहीं होता। हमारे पास ब्लड प्रेशर में सिस्टोल और डायस्टोल जो देखा जाता है वो वेंट्रिकल्स का होता है बेटा, क्योंकि आर्टरीज पे ब्लड कौन पंप कर रहा है, वेंट्रिकल्स ही कर रहा है। हमारे पास राइट वेंट्रिकल जो है वो करेगा हमारे पास ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप, और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा आयोटा में। तो बच्चे इसीलिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो बच्चे जिसके बेसिस पे वी हैव टू पर्टिकुलर प्रेशर रेंजेस। तो एक हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज की वॉल पे, और वो प्रेशर हमारे पास 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि जो वेंट्रिकल्स डायस्टोल यानी कि रिलैक्स कर रहे हैं उस दौरान ब्लड का प्रेशर क्या होता है आर्टरी से, वो होता है 80 mm ऑफ Hg। तो ये बच्चे हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है। तो इसीलिए हमारे पास जो नॉर्मल बीपी होता है दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन बच्चे हाइपरटेंशन के दौरान हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो परसिस्टेंटली इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली सिस्टोलिक प्रेशर, और बच्चे दैट इज 140/90 mm ऑफ Hg, जो कि अगेन बहुत हाई प्रेशर है। तो बच्चे ये परसिस्टेंट प्रेशर जो है वो आर्टरीज को हार्म कर सकता है, हार्ट को हार्म कर सकता है, इसीलिए हार्मफुल कंडीशन है बेटा, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास मैं ले रही हूँ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। अब बच्चे कॉरोनरी क्या है? कॉरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हमारे पास ब्लड लेकर जा रही है किसके पास? हार्ट मसल्स के पास। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जो डिफरेंट टिश्यूज के पास ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, हार्ट को भी तो काम करने के लिए चाहिए ना ब्लड। तो बच्चे कॉरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के पास लेके जा रही है। और बच्चे इस डिजीज के केस में कॉरोनरी आर्टरी जो हार्ट मसल के पास ब्लड लेकर जा रही है, तो बच्चे वही कॉरोनरी आर्टरी इफेक्ट होती है। और बच्चे इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है।
अब मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कंडीशन है जिसके केस में देयर इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद फर्दर और लिपिड्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ठीक है, कैल्शियम मिनरल्स में आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, मिनरल्स, फैट्स जो है वो इसके ल्यूमन में अकोमोडेट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये ब्लड वेसल की वॉल है, कॉरोनरी आर्टरी की वॉल है, ठीक है, वॉल के अंदर ये ल्यूमन है जहां से ब्लड पास करना था। तो बच्चे ब्लड पास जहां से कर रहा है वहां पे क्या होगा, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है अलॉन्ग विथ फाइबर्स एंड मिनरल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे डिपोजिशन इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे पास पूरा पैसेज ब्लॉक होना शुरू हो जाता है इस तरीके से। और जब प्रेशर ब्लॉक, पैसेज ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लड जो है वो सफिशिएंटली टिश्यूज के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या हार्ट में उतनी एफिशिएंसी रहेगी कि वो टिश्यूज को ब्लड दे पाए, टिश्यूज को एफिशिएंटली ब्लड भेज पाए? नहीं। तो बच्चे ये डिपोजिशन जो है वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे इसका ब्लॉकेज भी हो सकता है। और ब्लॉकेज होना मतलब सेवियर हार्ट अटैक, डेथ हो सकता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक इसकी वजह से आ सकता है, इसको हार्ट अटैक नहीं कहेंगे, हार्ट अटैक इसकी वजह से आ सकता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो थोड़ा सा ही टर्म में डिफरेंस है, तो इसीलिए ध्यान से सुनेंगे इसको। ये है एथेरोस्क्लेरोसिस, ATHERO, एथेरो, ठीक है। इसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कहेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन जो हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं वो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरो और आर्टेरियो, ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। अब बच्चे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी डिपोजिशन ही होती है, डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स, मिनरल्स, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन इसके केस में वो ल्यूमन में डिपॉजिट नहीं होता बल्कि वॉल में डिपॉजिट होता है, और वहां पे मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से, मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से आर्टरीज जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। सोचो एक हमारे पास ट्यूब है जो रबर की है, जब वहां पे प्रेशर बिल्डअप होगा क्या वो उसकी वॉल को तोड़ पाएगी? नहीं तोड़ पाएगी, ठीक है। जो चीज हार्ड होती है उसे तोड़ना इजी होता है, जो चीज सॉफ्ट होती है वो टूटती नहीं है, वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है ना, वो प्रेशर को बेयर कर लेगी। बट इसके केस में क्या हुआ, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केस में हमारे पास फाइबर्स, मिनरल्स वो डिपॉजिट हो गए बेटा, ठीक है। अब डिपॉजिट हो गए एंड दिस हार्डन्स आर्टरी, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो हार्डन हो जाती है। अब बच्चे प्रेशर, ब्लड जो है वो नॉर्मल प्रेशर भी होगा, कई बार इस कंडीशन में वो हार्म कर जाता है, बट कई बार प्रेशर जो है वो बढ़ भी जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो है वो इमीडिएटली रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास हेमरेजिक कंडीशन आ सकती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में डिपोजिशन की वजह से कैविटी ब्लॉक हो गई, बट इसकी वजह से आर्टरी जो है वो हार्डन हो गई, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली रप्चर हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास दो कंडीशन जो कि डिसऑर्डर्स से जुड़ी है, ठीक है। फर्दर और डिसऑर्डर्स की बात करते हैं बेटा। अब बच्चे फोर्थ डिसऑर्डर है हमारे पास हार्ट फेलियर। अब बच्चे जो टर्म्स में अब यूज करने वाली हूं ना, वो टर्म्स जो फर्दर बात करेंगे वो आपस में रिलेटेड है काफी ज्यादा, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले है हमारे पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो है वो अपना काम करने में फेल हो गया। हार्ट का काम क्या है?
टिश्यूज को प्योरिफाइड ब्लड पहुंचाना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां तक पहुंचा था उसको वापस से टिश्यू तक पहुंचाना है। ठीक है, तो बच्चे हार्ट फेलियर इज द स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping blood efficiently। ब्लड जो है वो एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब बच्चे हार्ट फेलियर उस कंडीशन को कहते हैं, बट हार्ट फेलियर जो है वो एक सिंगल कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो मल्टीपल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस के दौरान भी हम हार्ट फेलियर देख सकते हैं। हार्ट अटैक जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उस दौरान भी हम हार्ट फेलियर देख सकते हैं। ठीक है, वजह हार्ट फेलियर जो है वो एक सिंगल कंडीशन को डिटेक्ट नहीं करता, हमें सिंगल कंडीशन नहीं बताता। ठीक है, इसके बाद हमें फर्दर डायग्नोसिस करना पड़ सकता है। अब बच्चे हार्ट फेलियर के बाद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इसको कहा जाता है बेटा हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर हार्ट अटैक आपस में रिलेटेड एस्पेक्ट हो सकते हैं और अलग भी। ठीक है, हार्ट अटैक के दौरान हार्ट फेलियर देखा जा सकता है, लेकिन हार्ट फेलियर जो है वो हमारे पास अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में भी देखा जा सकता है ना। तो बच्चे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मींस डैमेज टू हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स डैमेज हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट फेलियर हो गया है। ठीक है, और बच्चे हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी केस में हमारे पास लंग कंजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। लंग कंजेशन सिम्टम, लंग कंजेशन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचती है लंग के पास भी। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास इसके केस में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हो गया है, वहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची, और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई हार्ट के केस में हार्ट मसल्स को, और अल्टीमेटली हार्ट मसल्स डैमेज हो गए। तो मतलब हमारे पास हार्ट मसल्स डैमेज कब होते हैं, जब उनके पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती। ठीक है, और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई ना पहुंचने की वजह से हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अभी आई हमारे पास नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट डिसऑर्डर अगेन रिलेटेड है। कार्डियक अरेस्ट मतलब स्टॉपेज ऑफ हार्ट। यहाँ पे हार्ट कंप्लीटली पंप नहीं कर पा रहा, यहाँ पे तो बंदी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉपेज ऑफ हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, और अल्टीमेटली वी हैव नेक्स्ट एस्पेक्ट जो कि चेस्ट पेन से रिलेटेड है, दैट इज एंजिना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस टर्म जो है वो ली गई है हमारे चेस्ट मसल से। चेस्ट मसल को पेक्टोरालिस मसल कहा जाता है। ठीक है, तो जगह को और पोजीशन को डिनोट करने के लिए पेक्टोरिस लिखा गया। तो बच्चे एंजिना पेक्टोरिस मींस एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा सेवियर चेस्ट पेन होना। वो इसी वजह से हो सकता है कि हमारे पास हार्ट के पास इनसफिशिएंट सप्लाई पहुंच रही है, जिसकी वजह से फर्दर कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो जब इनसफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी तो उस दौरान हमारे पास एक्यूट चेस्ट पेन होगा। ठीक है, एज अ सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट।
ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये रहे फर्दर डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब बच्चे नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, पहले ये एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, आर्टरी होती है जो हार्ट से आती है, किसी ऑर्गन में जाने के बाद वो कैपिलरी बनाएगी, यही होता है। उसके बाद वो वेन बनाएगी और वेन डायरेक्टली हार्ट में जाएगी। आर्टरी आई और वेन की फॉर्म में डायरेक्टली हार्ट में चली गई। लेकिन बच्चे कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक बार कैपिलरी बनी और एक बार वेन जब बाहर आई है वो हार्ट में नहीं जाएगी, दूसरी बार फिर किसी ऑर्गन में जाके कैपिलरीज बनाएगी, और कैपिलरीज जब बनेगी फिर उससे जो वेन निकलेगी वो जाके हार्ट को रीच करेगी। ठीक है, तो मतलब ये बीच वाला सिस्टम जो इस कैपिलरी से लेकर इस कैपिलरी तक स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो होता है पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम जो है, इट्स अ सिस्टम विच ब्लड सिस्टम विच स्टार्ट्स विथ कैपिलरी एंड एंड्स विथ कैपिलरी। तो बच्चे इसके केस में हमारे पास ये आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी, ये वेन आएगी और ये दो कैपिलरीज है, और बीच वाली जो वेन होगी वो होगी हिपैटिक पोर्टल वेन, सॉरी पोर्टल वेन, आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पोर्टल वेन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले रही हूं एक सिस्टम का सबसे पहले, दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे डील कर रही हूँ। ठीक है, और ह्यूमंस के केस पे भी होता है बेटा ये, इसीलिए। ठीक है, अब बच्चे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम केस में क्या होता है, जब आर्टरी आती है ना, वो पहले डाइजेस्टिव रीजन में यानी कि इंटेस्टाइन के पास जाएगी। तो पहली आर्टरी इंटेस्टाइन के पास गई, इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट हुई पोर्टल वेन, और बच्चे ये पोर्टल वेन जो होगी ये होगी हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाएगी न्यूट्रिएंट लेके, ये न्यूट्रिएंट लेके जो एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन से उसको लेकर जाएगी हमारे पास हिपैटिक रीजन से, हिपैटिक रीजन में यानी कि लीवर के पास। तो बच्चे इंटेस्टाइन और स्प्लीन से ये आर्टरीज आई थी और बच्चे अल्टीमेटली लीवर में एंटर कर गई, और लीवर से फर्दर वेन बनी और वेन चली गई हार्ट के पास। अब जब लीवर में जाने का क्या मतलब, डायरेक्टली हार्ट के पास भी तो जा सकता था, फिर सप्लाई हो जाती है ऑर्गन्स को। तो बच्चे इसमें क्या होता है, जब इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं तो पहले लीवर के पास जाते हैं कुछ प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, जैसे हम कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, तो जब वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होती है मेडिसिन, तो बच्चे वो पहले लीवर में चली जाती है, तो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ठीक है, वैसे ही स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन का काम है आरबीसीज को किल करना, तो वो आरबीसीज को जब किल करता है तो वो आरबीसीज को, डेड आरबीसीज को लीवर के पास सबसे पहले भेजेगा, और लीवर के पास भेजने के बाद लीवर उसे प्रोसेस करेगा और बाइल पिगमेंट्स बनाएगा। तो ये रीजन है कि हमारे पास पहली सप्लाई डायरेक्टली लीवर के पास जाती है, ताकि चीजें अकॉर्डिंगली डिटॉक्सिफाई हो सके, कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट किए जा सके, और फर्दर आरबीसीज जो है उनको प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, इसीलिए बच्चे जब आप कभी भी स्टडी करोगे मेडिसिन के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि हमारी मेडिसिन जो है, मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि वो हमारे इंटेस्टाइन तक ना पहुंचे, वो हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब हो। ठीक है, वो उसका रीजन ये है कि अगर वो हमारी मेडिसिन इंटेस्टाइन तक चली गई और फिर वो लीवर के पास पहुंचेगी, लीवर के लिए बाहर का केमिकल वो डिटॉक्सिफाई करेगा उसे, और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो बॉडी के लिए टॉक्सिक ही नहीं है, जो फिल्टर हो सके। ठीक है, पर हमें तो दवाई को काम करवाना ना, दवाई से, मेडिसिन से काम करवाना है, बट वो मेडिसिन, वो ड्रग जो है वो लीवर ने डिटॉक्सिफाई कर दिया, वो तो कंपोजिशन में चेंज हो गया, वो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की वजह से। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास रेनल पोर्टल सिस्टम है, ह्यूमंस में नहीं होता ये बच्चे। रेनल पोर्टल सिस्टम के केस में हमारे पास किडनी में ही हमारे पास मल्टीपल टाइम्स कैपिलरीज बनती है। ठीक है,
तो क्योंकि ये ह्यूमन में नहीं होता तो हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे इसकी केस में। फिशेस के केस में देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस के केस में देखने को मिलेगा, बट ह्यूमंस में नहीं। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम के बारे में तो आप जानते ही हो, कॉरोनरी सिस्टम के बारे में। वो हार्ट का सिस्टम है। कॉरोनरी आर्टरी हार्ट मसल्स में लेकर जाती है सप्लाई, और कॉरोनरी वेन लेकर आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पोर्टल सिस्टम। अब लास्ट लिम्फेटिक सिस्टम। तो बच्चे हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है, वो एडिशनल एक्सेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि बना हुआ है कुछ स्ट्रक्चर से, जिसमें आते हैं हमारे पास लिम्फ जो कि एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। जैसे ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वैसे लिम्फ जो है वो एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमने ऑलरेडी टिश्यू के केस में पढ़ लिया। उसके बाद लिम्फ के बाद हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज है, जैसे ब्लड कैपिलरीज थी, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन करती है लिम्फेटिक वेसल को लिम्फेटिक वेसल्स ज्वाइन करती हैं, लिम्फेटिक डक्ट बनाती है। लेकिन उससे पहले ये लिम्फेटिक वेसल्स पास करती है कोई छोटे स्ट्रक्चर से, जो कि इम्यून स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें लिम्फ नोड्स कहा जाता है। इनको हार्ट से रिलेट नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और बच्चे लिम्फेटिक नोड्स के बाद लिम्फेटिक डक्ट्स, और अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो ओपन होता है वेन में। तो मतलब लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे पास शुरू भी ब्लड सिस्टम से होगा और अल्टीमेटली ब्लड सिस्टम का ही पार्ट बन जाता है। और बच्चे इसे समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी पूरे पैसेज की, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम बना रहा है। ठीक है बच्चे, कॉरोनरी सिस्टम लिख लो। कॉरोनरी आर्टरी होती है बेटा, जो कि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करेगी, और कॉरोनरी वेन, इसके बारे में हमने बच्चे पहले भी बात किया। ठीक है बच्चे, इट प्रोवाइड्स, आर्टरी प्रोवाइड्स ब्लड टू हार्ट मसल्स, और वेन का काम क्या है? हार्ट मसल से लेके आएगा ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉरोनरी सिस्टम। और फर्दर अब लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब मैं और एक्सप्लेन करती हूँ लिम्फेटिक सिस्टम को। ये सारे स्ट्रक्चर्स अब हम एक एक करके ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का अरेंजमेंट। अब बच्चे, हम बात कर रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम की, तो बच्चे लिम्फ कैसे फॉर्म होता है वो हमने बात करी। लिम्फ जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो ब्लड से ही ऊज आउट करके आता है ना। और बच्चे ब्लड से ही निकल कर आता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी से, है ना। प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी से बना। हमने कहा था कि ब्लड वेसल जो है, ब्लड कैपिलरी से ब्लड कुछ ऊज करके आएगा, बाहर निकल के आएगा। ठीक है, वो टिश्यूज में आ जाएगा। तो ब्लड कैपिलरी से जब ब्लड आएगा, टिश्यूज में आएगा, तो कुछ अमाउंट वापस चला जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट एक दूसरी कैपिलरी में आ जाएगा जो अगेन पोरस है, उसे हम लिम्फेटिक कैपिलरी कहते हैं। तो है कुछ डिफरेंस नहीं है। ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, बट हमारे पास जो लिम्फ, जो कंपोनेंट ब्लड में से निकल के आएगा, वो पहले टिश्यूज में आएगा और वहां पे उसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाएगा। इस तरीके से पहले प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी यहाँ पे आए, यहाँ पे इकट्ठा हुए, टिश्यू कह रहा हूं, इसको वहां पे टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। कुछ अमाउंट चला गया वापस, ठीक है, वो ब्लड का ही हिस्सा बन गया, और जो अमाउंट यहाँ पे आया लिम्फेटिक कैपिलरी में, उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, यानी कि सॉरी, उसको हम लिम्फ कहेंगे। तो टिश्यू फ्लूइड भी सेम है और लिम्फ भी सेम चीज है, बस जगह अलग अलग है, जिसकी वजह से नाम जो है हमने उसको अलग अलग दे दिया। ठीक है, तो लिम्फ जैसे प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी जो ब्लड से निकल के आया, हमने यही बात की थी। ठीक है, अब बच्चे
नेक्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी जो है बच्चे वो बिल्कुल ब्लड कैपिलरीज जैसी नहीं है तो पोरस है, ठीक है। बट बच्चे लिम्फेटिक कैपिलरीज का क्या है, एक तरफ आर्टरी के साथ जुड़ी होंगी, दूसरी तरफ वेन होगी, कंटिन्यूटी में है। बट बच्चे जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है ना बच्चे, उसके केस में हमारे पास ब्लाइंड एंड होता है एक तरफ, ये पोर्स है इसके, और ये एंड जो है वो बंद होगा, क्योंकि इसको सर्कुलेशन थोड़े ना करना है, इसको क्या करना है, जो टिश्यू में आई है चीजें, जैसे इसके आगे पीछे पूरे टिश्यू सेल्स है, ये टिश्यू सेल्स है इसके आगे पीछे, तो बच्चे टिश्यू सेल्स में के अराउंड जो ब्लड का पार्ट आया है उसे एब्जॉर्ब भी तो करना है। तो बच्चे हमारे पास जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो ब्लाइंड एंड कैपिलरीज है। ब्लाइंड एंड यानी कि एक तरफ से बंद, ठीक है। दीज आर ब्लाइंड एंड कैपिलरीज विच रिसीव्स प्लाज्मा प्लस WBCs और अल्टीमेटली उसे लिम्फ कहा जाएगा। और बच्चे लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास लिम्फेटिक वेसल जो ऑर्गन से बाहर आ जाती है बेटा, ठीक है। तो ऑर्गन में इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ब्लाइंड एंड पैरेलली भी हो सकती है, ब्लड वेसल ब्लड कैपिलरीज के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है बेटा, ठीक है। अब बच्चे थर्ड लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल जब जैसे मैंने कहा लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइंस टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो कैपिलरीज joins to form vessel, and this vessels passes through lymph nodes। और lymph nodes क्या है, lymph nodes हमारे पास है वो स्ट्रक्चर्स जो इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं। मैंने जब लिम्फ के बारे में बताया था तो हमने ये भी बात की थी कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका मेन फंक्शन ही इम्यून रिस्पॉन्स बनाना है। तो बच्चे ये लिम्फ नोड से हमारे पास इस तरीके से जैसे एक ऑर्गन से बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो मल्टीपल वेसल्स ज्वाइन करती है, पर क्या होता है जैसे ये वेसल निकली, वेसल जो है इस राउंडेड स्ट्रक्चर से पास करेगी, ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है इसे लिम्फ नोड कहते हैं। और नॉर्मली ये स्ट्रक्चर मैं बड़ा दिखा रही हूँ, पर बॉडी में इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर की तरह मल्टीपल रीजन्स में होंगे, हमारे ग्रॉइन एरिया में यानी कि हिप और थाई के बीच में, ठीक है। हमारे पास थाई रीजन और हिप रीजन के बीच में ये बहुत ज्यादा होते हैं, आर्मपिट में होते हैं, नेक में होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एयर के पीछे होंगे, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, नेक में, आर्मपिट में, ग्रॉइन रीजन में, इंटेस्टाइन के पास बहुत सारे होते हैं आसपास। तो बच्चे ये लिम्फ नोड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फ की हेल्प से इस लिम्फ नोड में पहुंचता है तो लिम्फ नोड जो है वो हमारे पास इम्यून सेल्स बढ़ा देता है ब्लड सिस्टम में, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा, इस लिम्फ में ऐड कर देगा और अल्टीमेटली लिम्फ कहाँ जाना है, ब्लड में ही जाएगा, तो वहां पे जाके रिलीज कर देगा, ठीक है। अब मैं एक बार ब्लड सिस्टम बता देती हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। और अल्टीमेटली हमारे पास है लिम्फेटिक डक्ट्स लिम्फ नोड के बाद। तो लिम्फ डक्ट्स जो है जैसे हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि नेक रीजन में हमारे पास है ना, आर्मपिट्स में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से ना हमारे पास लिम्फ वेसल आई, लिम्फ वेसल जो है अल्टीमेटली ज्वाइन करके बना देती है हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और बच्चे जो नीचे से है जैसे ग्रॉइन एरिया है या बाकी रीजन है, लोअर एब्डोमिनल रीजन, वहां से हमारे पास जो है ब्लड वेसल आती है लिम्फ नोड से पास करते हुए अल्टीमेटली इस तरीके से, और ये बन गई दूसरी डक्ट जो नीचे से आ रही है, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा खत्म कर रही हूँ। ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट्स का। ये लिम्फेटिक वेसल यहां से आई नीचे लोअर रीजन से, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन से आ रही है, ग्रॉइन रीजन से आ रही है, ठीक है, ये आ रही है नेक से, आर्मपिट से, अब बच्चे क्या हो रहा है, लिम्फेटिक वेसल जब आई वो अल्टीमेटली ओपन होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट में और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फेटिक डक्ट या सबक्लेवियन डक्ट कह सकते हो आप, ठीक है। तो बच्चे नीचे से जो सप्लाई आ रही है लिम्फ की वो हमारे पास लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में ओपन होगी, और जो ऊपर से आ रही है वो हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट में ओपन होगी, ठीक है। तो मतलब जितना भी लंफ है ऊपर वाले रीजन से वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में आएगा और लोअर रीजन से वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में आएगा लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। तो मल्टीपल वेसल्स ओपन होती है, ठीक है। और अब आप बोलो ये हमारे पास सोलन स्ट्रक्चर क्या है, बच्चे लोअर रीजन में क्या होता है, जैसे ये एक छोटा सा सोलन स्ट्रक्चर बनता है लिम्फेटिक डक्ट के रीजन वाली जगह पे, उसे सिस्टर्ने काइली कहा जाता है। काइली इसीलिए क्योंकि जो हमारे पास इंटेस्टाइन में जो लिम्फ आता है ना उसमें बहुत सारा फैट होता है, फैट एब्जॉर्ब हुआ होता है ना इंटेस्टाइन में, तो वहां से फैट होता है जिसकी वजह से वो मिल्की सा होता है, उसको काइली कहते हैं, ठीक है, काइल कहते हैं। तो बच्चे वो मिल्की सा लिम्फ जो है उसको काइल कहते हैं, इसलिए सिस्टर्निक काइली, ठीक है। अब सिस्टर्निक काइली जो है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट से होते हुए और बाकी ऊपर वाला लिम्फ जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट से आया, तो बच्चे वो लिम्फ जो कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब किया था अल्टीमेटली लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ नोड से होते हुए फर्दर लिम्फेटिक वेसल्स ने ज्वाइन किया लिम्फेटिक डक्ट में। अब बच्चे ये लिम्फ जो है वो रिलीज हो जाएगा इस वेन में, ये है हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये वेन कौन सी है, ब्लड वेन है, तो मतलब हमारे पास जितना भी लिम्फ था वो वापस से वेन्स में आ गया, ठीक है। तो वापस से वेन्स में आ गया और फिर से ब्लड का हिस्सा बन गया, और ये वेन में दोबारा आ गया है, यानी कि जब ब्लड कैपिलरी अब दोबारा आएगी दोबारा ओजिंग होगी और फिर से वो घूमता हुआ लिम्फेटिक वेसल्स, नोड्स और लिम्फेटिक डक्ट से अल्टीमेटली वापस से वेन में रिलीज होगा। और मैंने ये रीजन लिखे हैं नेक, आर्मपिट, ये वो रीजन्स लिखे हैं, ग्रॉइन, इंटेस्टाइन, ये वो रीजन लिखे हैं जहां पे लिम्फ नोड्स ज्यादा होते हैं, यानी कि वो राउंडेड स्वोलन स्ट्रक्चर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम।